हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ़ उन लोगों के लिए जिनका दिमाग खुला है। और मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर दूँ, इस वीडियो को अपने रिस्क पर ही देखें भाई, क्योंकि ये वीडियो एकदम जो नोटिफिकेशन में है, रूल में है, वही बताएगी। अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊँगा। और चश्मा लगा के मत देखना। आप समझ गए होंगे मैं कौन से चश्मे की बात कर रहा हूँ। वो चश्मा जो सिर्फ सच को देखना बंद कर देता है, स्वार्थ की पट्टी आंखों पे लग जाती है, वो मत देखिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। कई आजकल बहुत सारे मेरे यूट्यूब पे टपोरी आते हैं घूमने फिरने, वीडियो भी नहीं देखते, उससे पहले वो उसका निष्कर्ष बता देते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए मैं ये कहूँगा, कोई और चैनल देख लीजिए, यहाँ समय ख़राब मत करिए। अगर आपको पढ़ना आता है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये CS की वेबसाइट पर ऑलरेडी है। ये हरियाणा गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है चीफ सेक्रेटरी की, CS हरियाणा से, उस पर ही आपको मिल जाएगा। 9 मार्च 2022 का लेटर है, ठीक है। मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। जो चीज़ इसमें मैं वही बता रहा हूँ, मैं कुछ अलग अपनी तरफ से नहीं बताऊँगा। ये चीज़ें मैं पहले वीडियो में काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ, इन पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। किसको बेनिफिट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, वो दोबारा ले सकता है नहीं ले सकता, इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। मैं प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रायोरिटी लिस्ट जो आज तक अभी तक HSC में चल रही थी, और ये नोटिफिकेशन इसमें भी यही है। सबसे पहले किसको काउंट किया जाएगा? सबसे पहले डिसेबल एक्स सर्विसमैन, यानी जो वार वगैरह, कोई युद्ध वगैरह हुआ हो और उसमें घायल हो गया हो, डिसेबल एक्स सर्विसमैन जिसको हम कहते हैं, यानी, ठीक है। सबसे पहले वो उनको प्रायोरिटी में रखा जाएगा। सबसे पहले जॉब पे उनका हक होगा, फिर उसके बाद है उनके बच्चों का होगा, फैमिली मेम्बर का। मान लीजिए कि किसी के पिता हैं, वो एक्स सर्विसमैन है, डिसेबल एक्स सर्विसमैन है, लेकिन वो जॉब नहीं करना चाह रहे या उनसे होगी नहीं, तो उनका जो बच्चा है, लड़का है, लड़की है, जो भी है, वो सेकंड प्रायोरिटी पे रहेंगे। थर्ड प्रायोरिटी पे एक्स सर्विसमैन रहेंगे नॉर्मल, और फोर्थ प्रायोरिटी पे रहेंगे एक्स सर्विसमैन के बच्चे, यानी उसका कोई फैमिली मेम्बर, ठीक है। ये 4 अलग अलग आपको बता दिए। ये प्रेफरेंस रहेगी, प्रायोरिटी लिस्ट है, आपके सामने है, मैंने कुछ छुपाया तो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी इसी मैटर को लेके। ये पॉलिसी जो CET पॉलिसी में एक पॉइंट है H नाम से, ठीक है। इन ऑल सर्कमस्टांसेस द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन का बेनिफिट, इन ऑल सर्कमस्टांसेस का मतलब सभी परिस्थितियों में, अगेंस्ट द पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन के जो पोस्ट रिजर्व है उनके अगेंस्ट, सेल बी डिमिशिबल एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ओनली। फाइनल सिलेक्शन जो लिस्ट आएगी, ठीक है, उस टाइम पे मिलेगा, नोट एट द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट, मेन टेस्ट और इंटरव्यू। इन चीज़ों में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब सुनिएगा ध्यान से अच्छा से। 1 तारीख से पहले लिस्ट आ जाती है, आई थिंक 30-31 तारीख के आसपास, कि किन किन का चांस है। 28 तारीख को लिस्ट पहले आती है, वैसे 27 पता नहीं 28 को आ जाती है लिस्ट, उससे पहले, लेकिन उसमें सबको नहीं दिया गया। पहले लिस्ट आती है, उसमें जो 4 गुना सबको लिया गया, फिर लिस्ट में थोड़े से स्टूडेंट्स और बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन सबसे गजब चीज़ उसमें पता है क्या था, जिसकी अब मैं बात कर रहा हूँ। और मैं जो ये बात कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा, ऑलरेडी वेबसाइट पे है, आप देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले इस नियम का पालन किया गया,
यानी कि फौजी भाइयों के साथ अन्याय हो गया। पॉलिसी बनाई, पॉलिसी में गड़बड़ के कारण फौजी भाइयों के साथ गलत हुआ। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि उनको प्रायोरिटी नहीं दी गई। अब आप कहेंगे जी जब रूल में ये है कि प्रायोरिटी तो बाद में दी जाएगी, बिल्कुल आपकी बात को मैं बड़ी कर लेता हूँ। आप एक बात बताइए मुझे, वो फौजी जो 15 साल सर्विस करके आया, 15-16 जो भी नियम होते हैं, 15 साल की सर्विस तो करते ही होंगे शायद, 36 का, 38 का या 40 वर्ष का नौकरी, 40 की उम्र में, 35 की उम्र में, 36 की उम्र में, इस उम्र में वो आता है नौकरी करके। और एक स्टूडेंट है 20-21-22 साल का, 23 साल का, जिसको मैं एक फ्रेशर कहूँगा। क्या उन दोनों का दिमाग बराबर है? नहीं हो सकता। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता। अब फौजी भाइयों के तो नंबर 40, 45, 50, कोई एक आध है, ऐसी बात नहीं है। एक होनहार स्टूडेंट मेरा भी है, बहुत बढ़िया। एक नवीन जी अभी ऐसा ही लगे, बहुत इंटेलिजेंट, ठीक है। एक हमारे ऋषि स्टूडेंट हैं, ऋषि नारायण नाम से, बहुत होनहार स्टूडेंट है। पीछे डीएसपी की लिस्ट में सेकंड, यानी कि जो वेटिंग थी उसमें रह गए, ठीक है। सेकंड वेटिंग नहीं करा, यानी मतलब एक तो नॉर्मल लिस्ट होती है, एक होती है वेटिंग, वेटिंग में रह गए वो। फर्स्ट पता नहीं सेकंड रैंक था उनका वेटिंग में। तो ऐसा भी होता है, लेकिन सामान्यतः तो बराबर नहीं होते ना, उनको तो काफ़ी साल से मेहनत कर रहे हैं वो। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन और उनकी यानी डीएसएम जो फ्रेश स्टूडेंट है, अगर आप उनको ओवरऑल कट ऑफ बनाएंगे, मान लीजिए ईएसएम की पोस्ट है 100 और आपने स्टूडेंट लेने हैं 400, तो ये तो सबको पता है कि 400 में से शायद 40 ही फौजी भाई आएंगे। यहाँ मैं फौजी भाइयों की क्षमता को कम नहीं बता रहा हूँ, क्षमता में कोई कमी नहीं है उनकी, सैल्यूट है उनको, ठीक है। लेकिन भाई एग्ज़ाम में तो कंपटीशन की बात की जाएगी तो ये चीज़ें तो सबको दिखती है, क्योंकि फौजी भाइयों के नंबर तो कम आएंगे कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स के, तो नहीं हो सकता। यहाँ आप दे दोगे 40 को, मान लो 400 में से दे दिया, कल को 100 वैकेंसी आएंगी, 40 के 40 ये तो लग जाएंगे, बाकी तो रह गए ना, फौजी तो सारे रह गए। तो ये बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पॉलिसी में गलती है। तो यहाँ इस मैटर पे अगर पॉलिसी को फॉलो करें तो फौजी भाइयों के साथ गलत होगा। अब जाके फौजी भाइयों ने केस कर दिया 1 तारीख को। डेट में गलतियाँ हो सकती है, मैं अब मुझे चीज़ें ध्यान नहीं है इतनी, लेकिन हो सकता है आगे पीछे को 1 को किया हो या 2 को किया हो। और बड़ी संख्या में मैंने खुद केस करवाने वाला हूँ, मैं किसको को क्या कहूँ, मैं आप केस करिए, हो सकता है आपका समाधान हो जाए। और बहुत सारे फौजी भाई लगातार बात कर रहे थे, सर देखो हो जाएगा क्या समाधान। तो मैंने पॉलिसी पढ़ के तो ये कहा कि भाई पॉलिसी तो आपके फेवर में नहीं है, ठीक है, पॉलिसी आपके फेवर में नहीं है। पॉलिसी में तो ये कहता है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट एंड में देना चाहिए, तो उसके हिसाब से तो भाई लिस्ट ठीक निकाल दी, लेकिन पॉलिसी में दिक्कत है, तो वो फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, कोर्ट में फैसला होने से पहले ही एचएससी लिस्ट को दोबारा बना देती है और फौजी भाइयों को प्रेफरेंस दे देती है। अब फौजी भाइयों को प्रेफरेंस जैसे दी, सारे के सारे डीएसएम बार, डीएफएफ में भी एक बंदा शहीद हो गया, ठीक है, उसको मेरी राम राम, जानते होंगे आप। तो अब वहाँ से चीज़ें क्या होती हैं कि डीएसएम के साथ भी गलत हो गया, डीएसएम सारे के सारे बार कर दिया, फौजी भाइयों को सबको ले लिया। अब और पॉलिसी भी फॉलो नहीं हुई। अब जो चीज़ है उसमें पॉलिसी फॉलो नहीं हो रही। और एक बात और बता दूं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी समझते होंगे आप, बुद्धिजीवी उन लोगों को कहते हैं, बुद्धिजीवी को अगर आप ये कहेंगे ना, शायद मैं एग्जांपल ये पहले भी दे चुका हूँ, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल लगता है मुझे हंसने के इरादे से भी, कि भाई जंगल में बताओ कितनी गायें हैं, तो बुद्धिजीवी नॉर्मल तो हम क्या करेंगे, गायें जाके गिनेंगे और बता देंगे। बुद्धिजीवी पता क्या करेगा, सबकी टांगों को गिनेगा, पहले कितनी टांगें हैं, फिर उसको 4 से भाग करेगा, हाँ कितनी है,
वो बुद्धिजीवी होता है, मतलब ज़्यादा दिमाग का यूज करता है, ओवर दिखाता है। तो वो बात को सुनेंगे नहीं, पहले कमेंट करेंगे, ठीक है भाई, मतलब गलती है। तो डीएसएम को जो 65 से ऊपर मार्क्स भी लिए बैठे हैं, वो भी एचएससी ने बाहर बैठा दिए। अब आप कहेंगे यार बेचारे को जनरल में ही ले लेते, जब जनरल से ऊपर सबको आपने छोड़ा ही नहीं तो उनको क्यों छोड़ रहे हो भाई, ठीक है। फिर डीएसएम की कट ऑफ लगी ही नहीं, क्योंकि सब के सब ईएसएम ले लिए। तो जो सेकंड लिस्ट आई उसमें पॉलिसी को फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। पहले वाले में फौजी भाइयों के साथ धोखा हो रहा था जब पॉलिसी को फॉलो करते, अब पॉलिसी फॉलो नहीं हो रही तो डीएसएम वालों के साथ गलत हो गया। अब भावनाओं के हिसाब से कहूँ तो भाई पहली वाली लिस्ट जो है वो गलत थी, और कोर्ट के हिसाब से कहूँ तो अब वाली लिस्ट गलत है, क्योंकि कोर्ट में चलते हैं नियम। अब यही मैटर 56 और 57 दोनों ग्रुप में है। ये मेन केस है 56 और 57 पे, जिसके कारण 56 और 57 दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं। चेयरमैन को पर्सनली भी मैंने बोला था कि आप जो 65 से ऊपर नंबर बैठे हैं, बच्चे रो रहे हैं एचएससी के सामने आके कि भाई हमारे को चांस दिया जाए, 70-72 नंबर ले दे दो इन बच्चों को चांस। जब आपने 35,000-37,000 बुला लिए तो क्या आफत आ जाएगी, थोड़े बहुत और बुला लें तो चेयरमैन साहब का ये कहना था कि हम तो कोर्ट को फॉलो कर रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, गजब का फॉलो कर रहे हैं। तो अब इस मैटर पे केस है और इस मैटर की सुनवाई होगी 1 तारीख को। इसके लिए हमें कोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोर्ट दोनों में से किसको फ़ायदा देगी, ठीक है। क्योंकि पॉलिसी के हिसाब से तो मैंने बता ही दिया कि फ़ौजियों के साथ गलत होगा, और फ़ौजियों के साथ गलत होगा इसमें भी कोई दरार नहीं है। फ़ौजियों को प्रेफरेंस देने का फ़ायदा ही क्या, जब फ़ौजियों का एग्ज़ाम ही नहीं दिलवाएंगे आप, ठीक है। कट ऑफ मान लो कि 60 नंबर चलेगी तो फौजी तो लगभग बाहर हो जाएंगे। 400 में से 40 रहे तो क्या फ़ायदा है, पोस्ट तो 100 है कम से कम, ठीक है। तो फौजी 40 भी ना लगे फिर ये सब का फ़ायदा ही क्या हुआ, ठीक है। और 65 से ऊपर वाले जाके लगे वो तो वैसे ही लग जाते, फिर अपनी अपनी कैटेगरी में सारे ही लग जाते, तो फिर उनको ज़रूरत क्या थी इस कोटा की, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ गड़बड़ ये है। अब इस पे कोर्ट क्या डिसाइड करेगा ये कोर्ट का मामला है, ठीक है। तो अब आपको ये भी पता है कि इस बेस पे बाकी एग्ज़ाम नहीं हो सकते, सिर्फ़ और सिर्फ कौन सा एग्ज़ाम हो सकता है जिसमें 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ वे एग्ज़ाम हो सकते हैं, यानी वो 12 ग्रुप के एग्ज़ाम हो सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम नहीं हो सकते। एचएससी चाहे तो लंबी बहस करे 1 तारीख को, लंबी बहस, और जो है कोर्ट भी ये सोचे कि भाई हमें इस मैटर को आज ही निपटाना है, तो उसमें कुछ ना कुछ फैसला दे, तब जाके भविष्य के लिए बाकियों के रास्ते खुलेंगे और 56-57 का स्टे हटेगा, ठीक है। जो दूसरा मामला है 5 नंबर वाला, उस पे वीडियो दोपहर तक आएगी। नमस्ते, जय हिंद, राम राम, शुभ दिन। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए। अगर किसी पॉइंट में आपको गलत लगता है, जेन्युइनली लॉजिकल, तो आप रिप्लाई कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन विरोधी होके, अंध विरोधी होके, मूर्खतापूर्ण कमेंट के लिए तो मैं कहूँगा ना ही करें, बेटर ये रहेगा। चलिए, शुभ दिन, राम राम।